हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना अपने यूट्यूब चैनल द साइंस लैब में। आई होप कि सभी बच्चे इस समय एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, तो आप अभी रिवीजन में लगे हो। तो हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाएंगे जो आपके रिवीजन में हेल्प करेगी। इसमें बायोलॉजी भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और भी सब्जेक्ट होंगे। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ओनली बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की। इस चैप्टर से कितने नंबर के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो अपन सारी वीडियो में बात करने वाले हैं। और अपन ये भी बात करेंगे कि इस बार कौन से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, पिछली बार कौन से पूछे गए थे, इस बार कौन से क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सबसे पहले देखो गाइस इधर कि अपन बात करें कि जो चैप्टर्स है वो कितने मार्क्स का है। तो टोटल जो इसके मार्क्स है वो है देखो हाफ हाफ वन, यानी कि ये जो नंबर है इसके टोटल है 5 नंबर। 5 नंबर का ये चैप्टर, 5 नंबर कम नहीं होते आपको पता है। और इस 5 नंबर में इस चैप्टर से एक पूछा जाएगा कि वस्तुनिष्ठ आधे नंबर का, एक रिक्त स्थान आधे नंबर का, अतिलघुत्वात्मक 1 नंबर का और 2 आएंगे इसमें क्या लघुत्वात्मक प्रश्न। तो ऐसे टोटल मिलाकर ये नंबर हो गए आपके 5। तो अपन इसी के बेस पर इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के जरिए आप अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हो। इसलिए आपको नीड है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। देखो चैप्टर्स की बात करें तो अपन जो नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बात करें अपन से पुष्पीय पादप कौन से हैं, एक तो सिंपल सा ही दिख ही रहा है कि पुष्पीय पादप मतलब ऐसे पौधे जिनमें क्या आते हैं पुष्प आते हैं। लेकिन फिर भी अपन बात करें जो पुष्पीय पादप है वो होते क्या है। पुष्पीय पादप आते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं क्या, आवर्त। जो प्लांट्स है, प्लांट किंगडम है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्लांट किंगडम है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग है वो, सबसे पहले शैवाल, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर इसका है जिम्नोस्पर्म, चौथा चौथा है जिम्नोस्पर्म और 5वां है आपके एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं क्या, आवर्त बीजी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है देखो नाम में। बायोलॉजी में मैक्सिमम वर्ड ऐसे आते हैं जिनको आप नाम देख करके आप उसकी डिटेल बता सकते हो। अनावर्त बीजी मतलब ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण नहीं होता। आवर्त बीजी ऐसे पौधे जिनके बीजों पर क्या होता है, आवरण होता है। और ये आवर्त बीजी अपन बात कर रहे हैं पुष्पीय पौधों की। तो इनके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पौधों की बात होगी। दूसरा वर्ड दे रखा है यहाँ पर क्या, लैंगिक जनन। जो रिप्रोडक्शन होते हैं अपने, जनन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, लैंगिक लैंगिक जनन और दूसरा कौन सा हो गया इसमें, अलैंगिक जनन। डिफरेंस क्या है दोनों में, अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें केवल अपने को एक ही ऑर्गेनिज्म की नीड होती है, एक ही जीव की आवश्यकता होगी, एक ही जीव से नई संतति बनेगी। बात करें अपन किसकी, लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन के लिए अपने को 2 जीवों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, मेल और फीमेल। और दोनों जीवों के अंदर उनके अंदर क्या होनी चाहिए, लैंगिक अंग होनी चाहिए। अब अपने को पता है अपन ह्यूमंस में पढ़ते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं तो उसमें अपने को लैंगिक अंग पता होते हैं। लेकिन अपन बात करें पौधों की कि पौधों में जो लैंगिक अंग होता है वो कौन होता है, तो पौधों पे जो लैंगिक अंग होता है वो क्या होता है, अपने पुष्प होता है, फ्लोवर होता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले इसी लैंगिक अंग की, यानी कि पुष्प की। सबसे पहले अपन बात करें अपन पुष्प की। पुष्प क्या है, सबसे पहले अपन बात किया कि पुष्प पौधों का क्या है, लैंगिक अंग है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसी को बोलते हैं कि एक प्रकार का क्या है, रूपांतरित प्रो है। रूपांतरित प्रो का मतलब होता है कि तने का ही एक कुछ भाग क्या होकर रूपांतरित होकर इसमें कन्वर्ट हो गया, फ्लोर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। समझ गए, तो एक लैंगिक अंग है और रूपांतरित प्रो है। बात करें अपन पुष्प की खेती, पुष्पों की खेती होती है, पुष्पों की खेती को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। हो सकता है 1 नंबर के प्रश्न में या 8 नंबर में कि वस्तुनिष्ठ में या फिर एक स्थान में कि पुष्पों की खेती क्या कहलाती है, तो पुष्पों की खेती को बोलते हैं क्या, फ्लोरिकल्चर। बात करें अपन संरचना की, अगर अपन संरचना की बात करें तो एक पुष्प के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। बात करें अपन कि पुष्प के मुख्य भाग, पुष्प के मुख्य भाग होते हैं कितने, चार। कौन कौन से, देखो सबसे पहले है इसमें क्या, बाह्य दल, जिसको बोलते हैं क्या, कैलिक्स। दूसरा अपन बात करें वो होगी इसमें क्या, दल, जिसको बोलते हैं अपन कोरोला। दल और जो बाह्य दल है ये दोनों ही पुष्प के कौन से अंग है, ये दोनों ही पुष्प के है सहायक अंग, एसेंशियल ऑर्गन। ठीक है, अब बात करें इसकी जो मेन पार्ट्स है, जो मेन पार्ट्स है वो कौन से हैं, इसको बोलते हैं अपन पुतंतु, फिलामेंट। दूसरा है इसमें परागकोश, जिसको बोलते हैं अपन क्या, एंथर। ठीक है, परागकोश और जो पुतंतु है, अगर इसको अपन बाहर से डिटेल समझे, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसमें क्या हो गया,
परागकोश, और ये हो गया इसमें पुतंतु। ये दोनों को, इन दोनों को बोलते हैं अपन क्या, पुंकेसर। पुंकेसर बोले तो स्टेमल, ठीक है। और ये पुंकेसर होते हैं, ये पुष्प के कौन से जननांग हो गए, नर जननांग। तो पुष्प के नर जननांगों को बोले तो मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपन क्या बोलेंगे, पुंकेसर, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, परागकोश और पुतंतु। अब बात करें अपन इसकी, इसको भी अपन अलग से समझना चाहे तो स्ट्रक्चर ही आपके सामने, ठीक है। देखो, ये है आपकी प्रतिकाग्र, इसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा। ये है नलिकाकार पुच्छना, जिसको बोलते हैं अपन वर्तिका स्टाइल। और जो आधारी फूला हुआ भाग है उसको बोला जाता है क्या, अंडाशय, बोले तो ओवेट। ये जो तीनों पार्ट, ये जो तीनों पार्ट्स है, इनको बोलते हैं क्या, स्त्री केशर, ठीक है, स्त्री केशर। तो ये हो गया अपने क्या, फ्लोवर की स्ट्रक्चर। और पुष्प जिस भाग से टिका हुआ रहेगा उसको बोलते हैं पुष्पासन, और किसी टहनी से या तने से जिस भाग से जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं अपन क्या, पुष्प ग्रंथ, ठीक है, पुष्पासन बोले तो सेल, ठीक है। तो ये हो गई अपने पौधों के अंदर पाए जाने वाले जैविक अंग की संरचना, ठीक है। तो ये पुष्प की संरचना होगी। अब पूरा जो चैप्टर रखना इस पुष्प के अंदर ही, पुष्प का अपन पोस्टमार्टम करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उनका क्या काम है, किस प्रकार से इसमें जनन की प्रक्रिया शुरू होगी, समझ में आया। देखिए अब अपन बात करेंगे कि पुष्पीय पात्र में लैंगिक जनन होता है तो स्टार्ट कैसे होता है। तो देखो, लैंगिक जनन होने के लिए जो प्रोसेस होगी वो होगी क्या, निषेचन, प्रोसेस होगी निषेचन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे निषेचन से पहले क्या होगा, उसके बाद में करेंगे अपन निषेचन के बाद में क्या होगा, फिर इसके अंदर निषेचन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें निषेचन पूर्व संरचनाओं की, या निषेचन से पहले क्या होगा। बात करें अपन निषेचन पूर्व संरचना या निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब निषेचन से पहले क्या होगा। निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले अपन एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं क्या, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के लिए हमें पता है कि मेल और फीमेल। तो अपन पहले मेल पार्ट्स की बात करेंगे, फिर फीमेल पार्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद में दोनों का अपन क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन सी प्रोसेस में होती है। तो निषेचन पूर्व संरचनाओं से पहले अपन बात करें तो अपन सबसे पहले इसमें बात करेंगे क्या, नर जनांग। और नर जनांग को भी अपन क्या बोल रहे थे, पुंकेसर। तो एक बात आप दिमाग में रखो कि अपने को कौन सा जनन करवाना है, अपने को करवाना है क्या, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन करवाना है तो अपने को क्या चाहिए, नर युग्मक, और क्या चाहिए, मादा युग्मक। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए अपने को मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स की नीड है। तो अपन सबसे पहले मेल गेमेट्स बनाएंगे, फिर फीमेल गेमेट्स बनाएंगे। जब दोनों चीजें बन जाएगी तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, निषेचन, मतलब बोले तो फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद में चीजें क्या बनेगी, तो वो आ जाएगी आपकी निषेचन पश्च घटनाओं में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आएगी। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्या, निषेचन पूर्व संरचनाओं की, जिसमें बात करें अपन नर जनांग, तो बोलते हैं अपन क्या, पुंकेसर, ठीक है। तो पुंकेसर के भी अपन ने संरचना पढ़ी, ये पुंकेसर के भाग कौन से होते हैं, जल्दी देखो, परागकोश और पुतक। और यहाँ पर ये जो संरचना आ जाती है वो क्या आ जाता है, इसका पुष्पासन, एलेमन। इस पुष्पासन से ही पुंकेसर इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो पुतंतु का तो एक ही काम है, पुतंतु का काम है कि परागकोश को पुष्पासन से या पुष्प से जोड़कर रखना। मेन आता है ये कौन, परागकोश। परागकोश क्या होता है, देखो अभी मैंने बोला कि बायोलॉजी में ज्यादातर मैक्सिमम वर्ड ऐसे हैं जिनको अपन पढ़ करके उनकी डिटेल बता सकते हैं। परागकोश मतलब ऐसा स्थान जिसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, परागकण पाए जाएंगे, पोलन ग्रेन्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो जिस स्ट्रक्चर में पोलन बनेंगे उसको अपन ने क्या बोल दिया, परागकोश बोल दिया। परागकोश को इंग्लिश में, परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पोलन, ठीक। अब अपन बात करें परागकोश की, परागकोश होता क्या है। तो अपन को यहाँ पर दिख रहा है कि परागकोश जो अपने को दिख रहा है वो कैसा है, द्विपालित है। द्विपालित मतलब बाइलोब, बाइलोब है, दो पालियां है एक इधर, ठीक है। अब अपन इन पालियों को अगर देखें, अगर इनको अपन ऐसे यहाँ से काट दें, अगर अपन इसको यहाँ से काट के देखें, इसके अंदर अपने को चार राउंड शेप की गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है, प्रत्येक कोने में। इनको बोलते हैं क्या, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। तो अपन देखें इस प्रकार से पाई जाएगी। तो ये पूरा परागकोश है। तो परागकोश कैसा हो गया, परागकोश हो गया कैसा, चतुष्कोणीय, चार कोने हैं। परागकोश कैसा हो गया, चतुष्कोणीय। और प्रत्येक कोने पर क्या पाई जाती है, एक लघु बीजाणुधानी। वही नाम आ गया लघु बीजाणुधानी, मतलब ऐसी जगह, ऐसा स्थान जिसमें क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, जिसको अपन आगे परागकण कहेंगे, ठीक है। अब अपन बात करें नरजनांग पुंकेसर की बात करें थे। पुंकेसर में अपन ने क्या पढ़ा, परागकोश पढ़ा। परागकोश को अपन ने काटा, उसमें देखा तो उसके अंदर अपन को क्या दिखाई दी, लघु बीजाणुधानी। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में, कि लघु बीजाणुधानी क्या होती है। तो बात करें अपन लघु बीजाणुधानी,
लघु बीजाणुधानी क्या होती है? लघु बीजाणुधानी में हमने बात करी कि ऐसी बीजाणुधानी या ऐसा स्थान जिसके अंदर क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर मतलब लघु बीजाणु बनेंगे। तो अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी लेयर होती है कितनी? 4 लेयर। अब इन चारों लेयर की अगर अपन डायग्राम देखें समझने के लिए अपन इसे समझते हैं कि सबसे पहले अपन बात करें कि बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं अपन क्या? अधिचम या बाह्य त्वचा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एपिडर्मिस। दूसरी जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं अपन क्या? अधस त्वचा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एंडोथीसियम। तीसरी जो लेयर है उसको बोलते हैं अपन क्या? मध्य स्तर, मिडल लेयर। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लेयर आती है इसको बोलते हैं अपन पोषक स्तर, यानी कि टेपेटम। तो कितनी लेयर होगी इसकी? 4। कौन कौन सी? अधिचम, अधस त्वचा, मध्य स्तर और चौथा हो गया इसमें कौन सा? पोषक स्तर। बात करें अपन एक एक स्ट्रक्चर की अधिचम, तो सबसे पहले लाइन एक लाइन इसमें खुद की हुई डायग्राम को देख बता सकते हो कि सबसे बाहरी क्या है? सबसे बाहरी स्तर है, ये सबसे बाहरी स्तर होता है। इसमें कितने कोशिका होगी? एक कोशिका की क्या होती है? लेयर होती है, एक कोशिका की परत होगी। काम क्या होगा? सीधी सी बात है, जो सबसे बाहर है उसका काम क्या होगा? सुरक्षा करने का काम करती है। दूसरी आती है अपने कौन? अधस त्वचा, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बात करें इसकी भी कितनी लेयर होती है, इसकी भी कितनी लेयर होती है? ये भी कैसी लेयर है? एक कोशिकीय परत। कैसी परत है? एक कोशिकीय परत। कैसी होती है ये? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है ये आर्द्रताग्राही होती है। जो ह्यूमिड होती है वो अब्जॉर्ब करने वाली होती है, आर्द्रताग्राही होने की वजह से ये जल्दी से क्या हो जाती है? फट जाती है। इसी के फटने से जो एंथर होते हैं, परागकोश होते हैं, उनका क्या होता है? प्रस्फुटन होता है। प्रस्फुटन का मतलब टूटना। तो क्वेश्चन पूछ ले एक नंबर में कि परागकोश के प्रस्फुटन में लघु बीजाणुधानी की कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट है? तो वो कौन सी है? अधस त्वचा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कैसी होती है? ये आर्द्रताग्राही होती है। ठीक है, आर्द्रताग्राही होने की वजह से टूट जाती है। इसके टूटने से क्या होता है? परागकोश का प्रस्फुटन होगा और इस परागकोश के जो सबसे अंदर लघु बीजाणु बनेंगे, पोलन ग्रेड बनेंगे, परागकण बनेंगे, वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरी लेयर है वो कौन सी है? मध्य स्तर, जो लगभग 1 से 3 स्तरों की होती है। इसका काम भी केवल क्या है? सुरक्षा करना। फिर बात आती है किसकी? पोषक स्तर की। तो पोषक स्तर में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टेपेटम। काम क्या है इसका? इसका काम है कि जो लघु बीजाणुधानी बनेगी, लघु बीजाणु जो बनेंगे, उन लघु बीजाणुओं को क्या देगी? ये पोषण देगी। सीधी सी बात है, लघु बीजाणु किससे बनेंगे? लघु बीजाणु जो बनेंगे वो बनेंगे इसकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। इसका काम हो गया। टेपेटम का जो काम होता है वो होता है क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में पीएमसी। पीएमसी बोले तो पोलन मदर सेल। फिर नाम आ गया, फिर इसकी डिटेल बता सकते हैं। मदर सेल यानी जिससे कोई ना कोई चीज बनेगी, क्या बनेंगे? पोलन। इसका नाम हो गया पोलन मदर सेल, शॉर्ट में बोलेंगे इसको क्या? पीएमसी। उसको क्या देगी? ये पोषण प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? टेपेटम। किसको? लघु बीजाणु मात्र कोशिका को क्या करेगी? पोषण प्रदान करती है। अब पोषण प्रदान करेगी, इसी वजह से आगे चलकर क्या बनाएगी? लघु बीजाणु बनाएगी। दूसरा इसका काम क्या है? दूसरा इसका काम है कि यहाँ पर अपने क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु का क्या बनाएंगे? बाह्य स्तर बनाती है, बाह्य स्तर का निर्माण करती है। किसके? लघु बीजाणु के बाह्य स्तर का निर्माण करेगी। अब ये इतने काम कर कैसे रही है? ये पोषण क्यों दे रही है? किस प्रकार से दे पा रही है? तो नहीं दे रही, ये क्यों दे रही है? तो इसकी सबसे मेन जो विशेषता ये है टेपेटम की, इसका जो कोशिका द्रव्य है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है? सघन होता है। डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म डेंसिटी ज्यादा होने से पोषक तत्व भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये परागकणों को क्या दे पाती है? या कह सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका को क्या दे पाएगी? पोषण दे पाती है। क्लियर यहाँ तक बात? तो ये हो गई आपके लघु बीजाणुधानी के मुख्य स्तर, इनकी संरचना और इनके कार्य की क्या क्या इनके कार्य थे। अब बेटा देखो इधर कि एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अपन जो लघु बीजाणुधानी बनाते हैं, ये मैंने लघु बीजाणुधानी बनाई, अगर इसके अंदर परागकण बने हुए हैं, अगर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, कि अगर इसके अंदर परागकण बने हुए हैं तो ये कैसी कहलाएगी? परिपक्व, मैच्योर। और अगर इसके अंदर परागकण नहीं है तो ये क्या कहलाएगी? इमैच्योर, यानी कि अपरिपक्व। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आती है छोटी सी, वो डेफिनेशन आती है किसकी? बीजाणु जन्म तक। बीजाणु जन्म तक की परिभाषा पूछ ली, क्योंकि इस चैप्टर से पहले उत्तर आपको प्रश्न भी आएगा, रेशियो टाइप का प्रश्न आ रहा है, तो पूछ सकता है कि बीजाणु जन्म तक क्या होते हैं। ठीक है, तो बीजाणु जन्म तक होते हैं कि जो जब लघु बीजाणुधानी अपरिपक्व होती है, तो अपरिपक्व लघु बीजाणुधानी के अंदर जो कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा उसी को बोलेंगे अपन क्या? बीजाणु जन्म तक बोले। ठीक है, तो इन्हीं बीजाणु जन्म तक से क्या निकलेगी? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और उसी से आगे चलकर क्या बनेंगे अपने पास में? परागकण। तो अपन ने कहाँ से पढ़ा? से पूरा अपने पढ़ा पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर अपन ने देखा क्या? प्रागकोश, प्रागकोश में लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के अंदर अपन पहुंच चुके हैं कहाँ तक? बीजाणुजन तक अपन पहुंच चुके हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपन बनाएंगे इसके अंदर क्या? लघु बीजाणु। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना लघु बीजाणु जनन, इसको बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है लघु बीजाणु जनन का मतलब लघु बीजाणुओं का
बनना। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि जो अपने पास में लघु बीजाणुधानी थी, उस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनता, लघु बीजाणुधानी के अंदर बीच वाला जो भाग था ये वाला, उसको बोलते हैं क्या, बीजाणु जन ऊतक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इसी से स्टार्ट होगा लघु बीजाणु। कैसे, देखो एक फ्लो चार्ट से समझते हैं इसको अपन। बीजाणु जन ऊतक, ऊतक ऊतक किसे कहते हैं अपन, द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स बोले तो मतलब टिश्यू में से या बीजाणु जन ऊतक की कुछ कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। कुछ कोशिकाएं आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उन्हीं को बोलते हैं क्या, पीएमसी। बोले तो पोलन मदर सेल, और भी नाम है इसके, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी, जिनको बोलेंगे अपन क्या, पीएमसी। बोले तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इन्हीं लघु बीजाणु मातृ कोशिका से आगे चलकर अपने पास में क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। अपन एक को ले लेते हैं, ये कोशिका ले लेते हैं। ठीक है, ये बने क्या ले लिए, लघु बीजाणु मातृ कोशिका ले ली, पोलन मदर सेल ले ली। अब इसके अंदर विभाजन होगा वो भी कौन सा, अर्धसूत्री। बोले तो मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अब आपने अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा होगा। समसूत्री विभाजन मतलब बोले तो माइटोसिस, अर्धसूत्री बोले तो मियोसिस। समसूत्री का मतलब होता है जिसमें एक सेल से दो सेल्स बनेगी और उन दोनों सेल्स के अंदर, दोनों कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान। इसके जैसे अपोजिट अपन देखिए कि अर्धसूत्री विभाजन में एक ही सेल से कितनी सेल बनेगी, 4। और इन्हीं के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या रहेगी वो कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या, इनमें पोलन मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 40 थी। तो अब जो अपने पास में जो बनकर आए हैं, ये बने हैं अपने पास में क्या, लघु बीजाणु चतुष्क। चतुष्क बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, तो इनके अंदर प्रत्येक में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। कहने का मतलब अपनी जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका थी वो कैसी थी, द्विगुणित थी, डिप्लॉइड थी, 2n थी। तो बनने वाले जो लघु बीजाणु होंगे वो कैसे होंगे, n होंगे। n बोले तो अगुणित, अगुणित बोले तो हैप्लॉइड। मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये जो चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए क्यों है, तो एक प्रोटीन होती है, पूछ सकता है क्वेश्चंस में कि चारों जो माइक्रोस्पोर है वो आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, वो केलोज नामक प्रोटीन से जुड़े होते हैं। और जब तक ये जुड़े रहेंगे तब तक इनको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क बोलेंगे। उसके बाद में जब ये अलग होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, अब परागकण। क्या कहलाएंगे, परागकण। दूसरे लघु बीजाणु परागकण नर युग्मक क्या अंतर है, तो बेटा एक ही व्यक्ति के अलग अलग स्थितियों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति है तो छोटा था तो वो बेटा, उसको बेटा बोल देते, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो किसी का पति बन गया। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ पापा बन गया, फिर दादा बन जाएगा, लेकिन है तो एक ही व्यक्ति। वैसे ये लघु बीजाणु है, फिर उसके बाद में क्या अपने परागकण बन गया, उसके कुछ समय बाद में ही नर युग्मक भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपन पूछ ले कि परागकण भी कैसे है, n है, लघु बीजाणु भी कैसे है, n है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है, 2n है, बीजाणु जन कैसे है, 2n। मतलब चेंजेस कहां से आया, ये चेंज आया है अर्धसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन से पहले वाली अवस्था 2n होगी, उसके बाद वाली अवस्था जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक वो कैसी रहेगी, अपने n ही रहेगी। तो अपने लघु बीजाणु जन कंप्लीट कर लिया। लघु बीजाणु जन के तरफ में लास्ट में क्या बन चुका है, परागकण। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्या, परागकण की संरचना, पोलन ग्रेन्स की क्या स्ट्रक्चर, परागकण की संरचना। अपना नेक्स्ट टॉपिक है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नर युग्मक को बोले तो मेल गेमेटोफाइट, मतलब नर युग्मक बनेंगे इसके अंदर। की बात है, कैसी संरचना है ये, अगुणित संरचना है। बोले तो हैप्लॉइड होता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। स्ट्रक्चर की बात करें अपन इसके अंदर तो ये परागकण, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये आगे इसमें वेक्यूल्स, ये इसके अंदर वाली लेयर और ये आगे इसकी बाहर वाली लेयर। जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलेंगे अपन बाह्य चोल या बाह्य स्तर, बाह्य त्वचा, इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको क्या, एक्साइम। अंदर वाली जो परत है इसको बोलेंगे अपन अंतः चोल, मतलब इंटाइन। ठीक है, ये अपने परागकण की क्या गई, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आगे इसमें क्या, केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, और ये इसमें देखिए इसकी क्या, वैक्यूल। वैक्यूल बोले तो रिक्तिका, क्योंकि सीधी सी बात है पोलन ग्रेन्स प्लांट से वैक्यूल्स होगी इसके अंदर। अब आप देख रहे हो उसके अंदर कि जो बाह्य चोल है उस बाह्य चोल के अंदर कुछ जगह पर इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को बोलते हैं क्या, जनन छिद्र। इन्हीं जनन छिद्र से जब अपन निषेचन प्रोसेस पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उस दौरान इसी जनन छिद्रों से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, परागनली यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये हो गई अपने परागकण की स्ट्रक्चर। अब अपन बात करें जो बाह्य चोल है ये किसकी बनी होती है, बहुत बार पूछा भी जाता है या पूछा गया है, इसकी बनी होती है स्पोरोफोलिक।
अंतःचोल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज। अब जो बाह्यचोल है जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, इसका काम होता है परागकण की किसी अत्यधिक तापमान, अत्यधिक आर्द्रता, लवणता या ज्यादा पानी हो जाता है तो उसकी इसकी क्या करना, सुरक्षा करने का क्या करती है, ये कार्य करती है। इसीलिए जो परागकण है लंबे समय तक सुरक्षित भी बना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में केंद्रक है वो पता ही आपको, पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करेगा। जनन छिद्र है, यहाँ से क्या निकलेगी, इससे परागकणिका निकलेगी। ठीक है, ये हो गई इसमें परागकण की क्या स्ट्रक्चर। अब अपन बात करें कि जो परागकण है उससे आपके एनसीईआरटी में इससे कुछ लाभ और कुछ हानि, एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज देखें। तो परागकणों से हानि की मैं वैसे ही बात करूँ कि जो परागकण है उससे सबसे जो मेन हानि होती है इससे, अगर मैं हानि या डिसएडवांटेज की बात करूँ तो हानि जो होगी वो होगी इससे क्या, एलर्जी होती है। उसकी एलर्जी में भी सबसे मेन पूरा आता है वो आता है पार्थेनियम। पार्थेनियम बोले तो गाजर, तो इस गाजर कहाँ से आप बोले पार्थेनियम, तो पार्थेनियम के परागकणों से बहुत ज्यादा क्या होती है, एलर्जी होती है या कई प्रकार की अन्य स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये हानि, ज्यादा हानि नहीं है, क्या हानि होगी बेचारे छोटे से। नेक्स्ट आता है इससे होने वाले लाभ। लाभ क्या है, तो लाभ तो सीधे से है, बात है कि अपन पढ़ रहे हैं परागकण नली ग्रुप बने तो फर्टिलाइजेशन में काम आई, लेकिन उसके अलावा क्या है, अभी अपन ने पढ़ा कि लघु बीजाणु की जो चौथे नंबर का इसका था, इसका नाम क्या था, टेपेटम। तो वो टेपेटम इसको क्या दे रहा था, बहुत सारा पोषण दे रहा था। ये पोषण ले लेकर इतना बड़ा हो गया, मतलब इसके अंदर भी क्या है, पोषण है। तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, पोषण युक्त होते हैं, पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसी कारण से इस परागकण का उपयोग इसमें किया जाता है, इसकी बनाई जाती है सिरप, पोलर सिरप बनाई जाती है, जिनका यूज क्या, ऊर्जा बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा बढ़ाने में किया जाता है इसका उपयोग परागकणों का। तो इन्हीं से पोलर सिरप या टैबलेट्स बनाई जाती है जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसका यूज जो रेस के घोड़े होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं उनके द्वारा इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो ये है इससे होने वाले लाभ, परागकण से होने वाले लाभ, ये पोषण युक्त होते हैं। और ये होगी इसकी हानि, इनसे क्या होती है, कई प्रकार की एलर्जी होती है। इसी में टॉपिक आता है आगे परागकण की जीवन क्षमता। परागकण की जीवन क्षमता में अपन बात करें, परागकण की जीवन क्षमता का मतलब है कि परागकण कितने समय तक जीवित रह सकता है। ये डिपेंड करता है कई कारकों पर, जैसे कि तापमान, आर्द्रता आदि। तापमान ज्यादा हो, आर्द्रता अगर अनुकूल ना हो तो परागकण जल्दी से नष्ट हो सकता है, वरना काफी लंबे समय तक ये बने रह सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें जो गेहूं, चावल वगैरह के जो परागकण होते हैं उनका जो समय होता है, जीवन क्षमता लेने की जो क्षमता होती है वो मात्र कितनी मिनट होती है, 30 मिनट होती है। मतलब परागकण जल्दी ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपन इन परागकणों को क्या कर सकते हैं, परागकणों का अपन संरक्षण भी कर सकते हैं। और परागकणों का संरक्षण किया जाता है कितने डिग्री पर, 1-196 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसके लिए यूज में ली जाती है क्या, द्रवित नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। इसकी वजह से परागकणों को कई समय तक या कई वर्षों तक इसको अपन सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि परागकण की जीवन क्षमता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और अपन परागकणों को सुरक्षित रखने के लिए कितने डिग्री का या कौन से पदार्थ का अपन यूज लेते हैं। तो ये हो गया अपने क्या, परागकण की क्या जीवन क्षमता। अब अपन आगे इसमें बात करेंगे इस परागकण का आगे होगा क्या, परागकण से नर युग्मक कैसे बनेंगे, परागकण से नर युग्मक कैसे बनेंगे। तो देखो बात करेंगे अपन इसी टॉपिक में नर युग्मकोद्भिद की संरचना या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण जो भी है। अभी अपन ने पढ़ा परागकण, परागकण के बाहर जो लेयर थी ये क्या होगी, इसकी बाह्य त्वचा एक्साइट, ये होगी इसकी क्या, अंदर त्वचा इंटर्न, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये होगी इसमें क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसी से बनेंगे आगे युग्मक, कैसे बनेंगे देखो अपन ने इसकी बात करें केवल इस केंद्रक में न्यूक्लियस में क्या होगा, कौन सा विभाजन होगा, सारे अब सारे जो विभाजन होंगे वो कौन से होंगे, माइटोसिस होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे सारे। इसमें विभाजन होने से परागकण के अंदर दो कोशिका बनेगी, एक तो छोटी और एक बड़ी। कितनी कोशिका बनेगी, दो कोशिका, छोटी बड़ी। जो छोटी कोशिका होगी उसको बोलेंगे अपन क्या, जनन कोशिका। जो बड़ी कोशिका होगी उसको बोलेंगे अपन क्या, कायिक। ये जो जनन कोशिका है इसी से आगे चलकर जब इसमें विभाजन होगा, ओनली किसमें, जनन कोशिका में, कायिक कोशिका से किसी जनन कोशिका में विभाजन होगा तो उसी से बनेंगे अपने पास में क्या, नर युग्मक। तो यही था ना अपने पास में, नर युग्मक को नर युग्मक का उद्भव, नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लगभग कितने परसेंट, 60%, 60% जो आवर्तबीजी होते हैं उनके अंदर जो परागकण है वो निषेचन से पहले कितनी कोशिकीय, द्विकोशिकीय अवस्था में रहता है। द्विकोशिकीय मतलब दो सेल्स होती है उसमें, एक तो कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी कोशिका, जनन कोशिका। बाकी जो 40% आवर्तबीजी है उनके अंदर परागकण है वो निषेचन से पहले कौन सी अवस्था में रहेगा, त्रिकोशिकीय अवस्था में। त्रिकोशिकीय अवस्था कैसी, एक तो क्या होगी इसमें कायिक कोशिका और दूसरी क्या होगी इसमें दो नर युग्मक। तो कितनी सेल्स होगी, एक, दो और तीन। ध्यान रखना है इस ज्यादातर में ये कौन सी अवस्था में होगा, द्विकोशिकीय में, और बाकी 40% में किसमें होता है, ये त्रिकोशिकीय अवस्था में होता है। फिर द्विकोशिका वाले त्रिकोशिका में कैसे बनते हैं, जब निषेचन होता है या होने वाला हो, कहने का मतलब जब परागकण होता है। ठीक है, जो 60% आवर्तबीजी है वो द्विकोशिकीय से त्रिकोशिकीय में कैसे बनते हैं, जब परागण होता है। परागण का मतलब है जब परागकण किस पर जाएंगे, वर्तिका पर जाएंगे, तो उस दौरान
जनन कोशिका 2 नली युग्मकों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। लेकिन 40% के अंदर ये जो नली युग्मक है वो पहले से बने बने तैयार रहते हैं, बाद में नहीं बनते। ठीक है, तो ये हो गई अपने क्या नली युग्मक ऑर्बिट की संरचना। तो यहाँ पर अपने नली युग्मक का निर्माण हो चुका है। तो अपन जैसे कि अपने चैप्टर की शुरुआत में बात करी थी, अपने को 2 चीजों की आवश्यकता है, नली युग्मक और दूसरा मादा। अपन ने अभी तक क्या बना लिया, नली युग्मक का निर्माण। अब अपन जाएंगे किसमें, क्या बनाने, मतलब कहीं और नहीं जाएंगे अपन, यही रहेंगे, लेकिन क्या बनाएंगे अपन अब, मादा युग्मक, मतलब बोले तो फीमेल गेमेट्स। मेल गेमेट्स बनकर तैयार है, ये हमें लेकर जाओ कहाँ पर, वर्तिका पर लेकर जाओ, हम वहाँ पर जाने के लिए रेडी है। तो अपने पास में नली युग्मक तैयार है, अब अपन जाएंगे कहाँ पर, मादा युग्मक बनाने। ठीक है, तो नली युग्मक तक अपन ने बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे किसी मादा जन्मांग, जिसको अपन बोलते हैं क्या, जायांग। और जायांग का जो एक सदस्य होगा उसको बोलेंगे अपन क्या, स्त्रीकेशर, या कहेंगे इसको क्या, जाके सामने। एक स्त्रीकेशर या अंडक की बात करें तो एक अंडक के मुख्य कितने भाग होंगे, 3। ऊपर वाला जो भाग होगा उसको बोलेंगे वर्तिका, स्टिग्मा। नेक्स्ट जो भाग होगा उसको बोलेंगे वर्तिका। थर्ड जो भाग होगा उसको बोलेंगे अंडाशय या ओवेरी। और इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अंडकोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, अंडकोष, चैम्बर पाए जाते हैं, ओवेरी चैम्बर। और ये अंडकोष की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। प्रत्येक अंडकोष के अंदर, वहां पर अपन ने नर में बात करें तो वहां की लघु बीजाणुधानी माइक्रो स्पोरेंजिया, और इस अंडकोष के अंदर पाई जाएंगे क्या, गुरु बीजाणुधानी, बोले तो मैक्रो स्पोरेंजिया। और ये गुरु बीजाणुधानी है, उसी को बोलेंगे अपन क्या, उसी को बोलते हैं क्या, बीजाणु। तो ये स्त्रीकेशर के भाग हो गए, वर्तिका अगर वर्तिका, अंडाशय अंडाशय में अंडकोष, अंडकोष में गुरु बीजाणुधानी, और गुरु बीजाणुधानी को अपन बोलते हैं क्या, बीजाणु। क्लियर यहाँ तक। पुष्प के अंदर बात करें तो पुष्प के अंदर जो अंडा है स्त्रीकेशर में, उसकी संख्या 1 भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर 1 होगी तो उसको एकांड भी बोलेंगे, 2 होंगे तो उसको द्विअंड भी बोलेंगे, और अगर 2 से ज्यादा होंगे तो उसको अपन बोलेंगे क्या, बहुअंड। ठीक है, अब हम स्त्रीकेशर के बाद में बात करते हैं इसकी गुरु बीजाणुधानी की, बोले तो बीजांड की। बीजांड को बोलते हैं अपन क्या, ओव्यूल। तो अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसकी, बीजांड की स्ट्रक्चर की। बात करें अपन बीजांड की संरचना की, तो सबसे पहले अपन बीजांड की संरचना देखते हैं कहाँ से होगी। अच्छा, ये जो आप दिमाग में रखना कि ये जो बीजांड है वो पूरा पाया जाता है किसमें, अंडाशय से। अंडाशय से जिस भाग से जुड़ा हुआ है उस भाग को बोलेंगे अपन क्या, बीजांड आसन। फिर बीजांड आसन को इस बीजांड से जोड़ने वाली संरचना होगी उसको बोलेंगे अपन बीजांड रंध्र। बीजांड रंध्र को बीजांड से जोड़ने वाली संरचना होगी उसको बोलेंगे अपन हिंदी में नाभिका, इसको बोलेंगे इसको क्या, हाइला। अब बीजांड के चारों ओर जो आवरण पाया जा रहा है, ये चीजें बीजांड, ये नाभिका के पास में उभरी हुई संरचना होती है, इसको बोलते हैं अपन रेटिक। ठीक है, और बीजांड के चारों तरफ जो आवरण पाए जाते हैं उन आवरणों को बोलते हैं अपन क्या, अध्यावरण, इंटीग्मेंट्स। ये तो हो गई बीजांड की बाहरी स्ट्रक्चर। अब अपन इसके अंदर चले तो अगर ऐसा अगर डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, अपरिपक्व है। जैसे पहले लघु बीजाणु की बात करी, परिपक्व है, परिपक्व है। अगर उसके अंदर लघु बीजाणु बने हुए हैं मतलब परिपक्व है, अगर उसमें लघु बीजाणु नहीं है तो उसका मतलब परिपक्व नहीं है। वैसे ही अपन बीजांड की बात करें तो बीजांड है क्या, बीजांड गुरु बीजाणुधानी तो है, मैक्रो स्पोरेंजियम तो है। तो अगर गुरु बीजाणुधानी में भ्रूणकोश बना हुआ है तो वो परिपक्व है, अगर उसमें भ्रूणकोश नहीं है तो वो क्या है, अपरिपक्व है। तो देखो बीजांड में जो स्ट्रक्चर होगी उसको बोलेंगे अपन भ्रूणकोश, जिसमें 3 सेल इधर होगी, 3 सेल का ग्रुप इधर होगा, बीच में एक सेल होगा। ठीक है, बीजांड के अंदर अपन बात करें तो बीजांड के जो अध्यावरण है जिस भाग से जुड़े हुए नहीं होते उस भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार, उसको बोलते हैं माइक्रोकाइल। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड वाला भाग कहलाता है निभाग, इसको बोलते हैं अपन चल जा या चला जा। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, आपको ये इसका नाम है क्या, चला जा। फिर इसके अंदर बात करें अपन एक स्ट्रक्चर और, इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, भ्रूणकोश के अंदर निभाग की ओर जो सेल्स पाई जाती है उनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इसके अलावा बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं होती है उनको बोलते हैं अर्धसमुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफिलिफॉर्म अपार्टस। तो बीच में जो ये सेल्स है इसको बोलते हैं अपन द्वितीयक केंद्र, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हो गई आपकी बीजांड की संरचना। ठीक है, रिपीट करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बीजांड की संरचना भी पूछ सकता है या कैसे भी पूछ सकता है कि गुरु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर बताओ। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो बात की अपने कहां से कि अंडाशय को बीजांड से जोड़ने वाली संरचना बीजांडासन।
बीजांड से बीजांड जिस तरह से जुड़ा हुआ उसको बीजांड बीजांड जिससे जुड़ा हुआ उसको नाभिका, नाभिका के पास में उभरी हुई संरचना होती है, इसको बोलते हैं रेफी। बीजांड के चारों तरफ की लेयर क्या कहलाती है? इंटीग्यूमेंट, अध्यावरण कहलाती है। इंटीग्यूमेंट जहां पर नहीं पाए जाते उस पार्ट को बोलते हैं क्या? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला भाग कहलाता है क्या? भाग, उसको बोलते हैं पंचांग। और एक मेच्योर बीजांड के अंदर पाया जाता है क्या? भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के अंदर आप देख सकते हो कि कितनी सेल्स है? 3 ऊपर 3 नीचे, 1 बीच में 700 सेल है। न्यूक्लियस कितने हैं? 3 न्यूक्लियस में, 3 इसमें और 2 इसमें, तो कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस। यानी कि जो एम्ब्रियो शेप होता है कैसा होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जो भ्रूणकोश पाया जाता है वो कैसा होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। ठीक है। अब बात करें अपन की दिमाग की तरफ जो सेल होती है उसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, एंटीबॉडी सेल। जो बीजांड द्वार की ओर सेल है उनको बोलते हैं अंडसमुच्चय, बोले तो लिंगोपार्टस। और जो बीच में सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या? द्वितीयक केंद्र, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये हो गई अपने पास में बीजांड की संरचना, जो आपको लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में आपको पूछ सकता है कि आप गुरु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन नीचे गुरु बीजाणुधानी की संरचना का नामांकित की तरह बनाइए। गुरु बीजाणु ना देकर के आपको किसके बारे में पूछ सकता है? बीजांड के बारे में भी आपको पूछ सकता है। अब जैसे अपन ने नर युग्मक के अंदर या कह सकते हैं नर नाम के अंदर पने, जैसे परागकोश पड़ा, परागकोश के अंदर पने लघु बीजाणुधानी में गए, लघु बीजाणुधानी के अंदर पने लघु बीजाणु में गए, लघु बीजाणुधानी के सॉरी लघु बीजाणु के अंदर अपन ने क्या बनाया? नर युग्मक। वैसे ही यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ये पूरी स्ट्रक्चर किसमें थी? अंडाशय में थी, ओवेरी में थी। ओवेरी में था ओव्यूल, बोले तो बीजांड। बीजांड क्या है? गुरु बीजाणु धनी है। तो सीधी सी बात है, गुरु बीजाणु इसके अंदर गुरु बीजाणु है। वो कहाँ है गुरु बीजाणु? कोई नहीं रहा। ये गुरु बीजाणु है जिसको अपन बोलते हैं क्या? भ्रूणकोश। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि पौधे के अंदर गुरु बीजाणु का नेतृत्व रिप्रेजेंट कौन करता है? उसको बीजांड करता है। लघु बीजाणु को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वो परागकण कर रहा है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर यानी कि गुरु बीजाणु को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो वो कौन कर रहा है? भ्रूणकोश कर रहा है। तो अपन वहां पर देखा था परागकण कैसे बना। तो वैसे अब अपन इसमें ये देखेंगे कि भ्रूणकोश कैसे बना, समझ गए? इसके अंदर भ्रूणकोश कैसे बना, बोले तो गुरु बीजाणु जनन। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है। देखो बात करें अपन गुरु बीजाणु जनन, यानी कि अपने को अब क्या बनाना है? गुरु बीजाणु जनन, मतलब गुरु बीजाणु बनाना है। तो सीधी सी बात है, गुरु बीजाणु किसमें बनेगा? गुरु बीजाणु धनी में। गुरु बीजाणु धनी क्या थी अपने पास में? गुरु बीजाणु धनी क्या थी अपने पास में? अपने पास में थी क्या? ये बीजांड। ठीक है। तो इसी बीजांड के अंदर क्या बनेगा अपने पास में? गुरु बीजाणु। कैसे बनेगा? तो देखो, जब बीजांड अपरिपक्व था तो इसमें भी क्या थे? बहुत सारे सेल्स थी। बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पर बीजांड काय। इसी बीजांड काय की कुछ कोशिका आकार में बड़ी होगी, जिसको बोलेंगे, वहां बोल रहे थे अपन पीएमसी, यहाँ पर बोलते हैं इसको एमएमसी। और इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु को इंग्लिश में बोल रहे हैं मैक्रोस्पोर, तो है नहीं मैक्रोस्पोर। अदर सेल बन गई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। सीधी सी बात है, मैंने पहले बताया कि युग्मकों के निर्माण के दौरान हमेशा कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके अंदर भी कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री, बोले तो मियोसिस। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होने से कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 4। सीधी बात है, अर्धसूत्री विभाजन होने से कितने सेल बनेंगे? 4 ही बनेंगे। वहां बने थे लघु बीजाणु, यहाँ पर बन रहे क्या? गुरु बीजाणु। ये अपने पास में 4 क्या बन गई? गुरु बीजाणु। अब होगा क्या? एक मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बन गए 4। समस्या आ गई कि एक ही जिंदा रह सकता है, बाकी 3 क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इनमें से एक ही गुरु बीजाणु जिसको पोषण ज्यादा मिलेगा, जो सक्रिय रहेगा, वो जिंदा रहेगा, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे? नष्ट। इनमें से एक ही सक्रिय रहेगा, उसी को बोलेंगे अपन एक्टिव मैक्रोस्पोर, यानी कि बोले तो सक्रिय गुरु। यहाँ तक अगर तुमसे पूछता है कि गुरु बीजाणु जनन समझाओ, तो अपने को इतना ही समझाना है। क्योंकि अपने को पूछा इतना है गुरु बीजाणु जनन समझाओ, तो अपने गुरु बीजाणु बना दिया। अब इस गुरु बीजाणु से फीमेल गैमेट्स कैसे बनेंगे? ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए अपने पास में बहुत सारी परिभाषाएं भी आती है, बहुत सारी डेफिनेशन भी आती है कि कई बार क्या होते हैं कि चारों एक्टिव हो जाते हैं, कई बार 2 एक्टिव हो जाते हैं। तो जब अगर एक ही गुरु बीजाणु से अगर आगे एक भ्रूणकोश बनेगा तो वो कहलाएगा मोनोस्पोरिक। अगर 2 से बनेगा वो कहलाएगा बाइस्पोरिक। अगर चारों से बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? टेट्रास्पोरिक। तो यहाँ पर एक वर्ड है और ये क्वेश्चन भी है, आया भी है, पूछ भी सकता है कि मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश आप क्या समझते हो? इसका आंसर ये होगा कि जब भ्रूणकोश का निर्माण केवल एक ही गुरु बीजाणु से हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक। तो अपन इस सक्रिय गुरु बीजाणु से अब क्या बनाएंगे? मादा युग्मकोश। बोले तो मादा युग्मकों का क्या करेंगे? अपने इसमें निर्माण करेंगे। किससे? सक्रिय। क्यों? क्योंकि अब ये जो जितने भी गुरु बीजाणु बने हैं वो सब कैसे हैं? मैंने पहले बताया, अर्धसूत्री विभाजन के बाद वाली सारी अवस्था कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, एन वाली होगी। तो इस सक्रिय गुरु बीजाणु में अब जितने भी विभाजन होंगे वो सारे कौन से वाले होंगे? माइटोसिस वाले होंगे। बोले तो समसूत्री विभाजन होंगे। तो इस सक्रिय गुरु बीजाणु से अपने पास में मादा युग्मकोश भी कैसे बना? देखो, अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना मादा युग्मकोश का विकास या मादा युग्मकोश, या दूसरा कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मादा युग्मकोश को समझाओ, मादा युग्मक के निर्माण को समझाओ, या फिर गुरु बीजाणु जनन का आगे परिवर्तन को समझाओ, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश की प्रक्रिया को समझाओ। बहुत सारे प्रश्न में आंसर एक ही रहेगा इसका। मादा युग्मक जो अपने पास में बना है, गुरु बीजाणु जो अपने पास में बना है, उस गुरु बीजाणु के केंद्र में कौन सा विभाजन होगा? कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। बोले तो माइटोसिस। माइटोसिस होने से इस गुरु बीजाणु में कितने केंद्र बनेंगे? 2। और ये जो दोनों केंद्र है वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे और धीरे धीरे इस गुरु बीजाणु का आकार भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
अब इन दोनों को रूबी में वापस से कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, वो भी कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो 2 बार विभाजन होने से कितने गुण बनेंगे, देखो एक बार विभाजन होने से, एक बार विभाजन से 2 बन गए, फिर इनमें वापस विभाजन होगा तो वापस कितने बन जाएंगे, 4, ऐसे ही 4 इधर बनेंगे। ओके, तो दोनों ध्रुवों पर कितने थे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, 4-4 केंद्रकों का निर्माण। आगे की प्रोसेस क्या होगी, इन 4-4 केंद्रकों में से एक एक जो केंद्र है वो किधर गति करेगा, केंद्र की तरफ गति करेगा, तो 3 कहाँ जाएंगे ऊपर, तो 3 जाएंगे। ठीक है, आगे अभी जो केंद्रक है, केंद्र विभाजन के तुरंत बाद क्या बन जाएगी, कोशिका भित्ति बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी, क्या बन जाएगा इससे, ये सेल वॉल बन गई, इन दोनों की तरफ सेल वॉल बन गई, और ये 3 सेल बन गई। अब ये अपने पास जो स्ट्रक्चर बनकर आई उसका नाम क्या है, भ्रूणकोश, बोले तो एम्ब्रियो सेल। इस एम्ब्रियो सेल में वही कोशिका, ये तो कौन सी कोशिका अपने पास में, प्रतिमुखी कोशिका है, बोले तो एंटीपोडल सेल। ये अपने पास में क्या है, अंडसमुच्चय, अंडसमुच्चय बोले तो फिलीफॉर्म अपार्टस। ये अपने पास में क्या है, द्वितीयक केंद्रक। और इस अंडसमुच्चय के अंदर ये जो बीच वाली कोशिका है वो अपने पास में क्या है, एग सेल, अंड कोशिका। और जो 2 नीचे वाली कोशिकाएं हैं ये अपने पास में कौन सी कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं, सिनेरिक्स इनको बोलते हैं। तो ये अपने पास में भ्रूणकोश के अंदर तैयार है, और भ्रूणकोश में मादा युग्मक भी बन गई, ये देखो ये एग सेल, ये एग सेल ही क्या है यहाँ पर, मादा युग्मक का काम करेगी। ठीक है, तो अपन ने नर युग्मक भी बना लिया, अपन ने मादा युग्मक बना लिया, अपने पास में नर युग्मक भी तैयार है बन करके, अपने पास में मादा युग्मक भी तैयार है बन करके। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, आपको मिलाना है। मिलाने के लिए जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस होगी अपने को पता है क्या, परागण। परागण बोले तो पॉलिनेशन। इस प्रोसेस के अंतर्गत जो परागण है वो फीमेल गेमेट्स के पास जाएंगे और वहां पर जाकर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी, परागण की और उसके बाद की प्रोसेस। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। जो बच्चे 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपने क्लासमेट हो चाहे अपने रिलेशन में हो, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है।